हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्योरिटी सेंटर। आज हम लोग एक नए विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग ने ज्योग्राफी की 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक नया प्लेलिस्ट बना रहे हैं, एक नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। इतिहास। ठीक है। इतिहास। ठीक। इतिहास की तरफ ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो छोटे हों या बड़े, इतिहास जो है वो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं, चाहे जिस स्तर का हो। अगर टीचर के स्तर की हम बात करें तो बिहार जो टेट की परीक्षा आने वाली है, या सी टेट की जो परीक्षा आने वाली है, या एसएससी की जो परीक्षा आती है, वीडियो की तो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं आती हैं, पीसीएस की जो परीक्षाएं आती हैं, सब परीक्षाओं के लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो एकदम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि आप अगर छोटे स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो भी आपके लिए वो काम पूरा करेगा। ठीक है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन इसके आउट ऑफ नहीं फंसेंगे। ठीक है। तो बिना कुछ भी बात करते हम बढ़ते हैं अपने इस सब्जेक्ट्स पर। ठीक। इतिहास में 3 खंड हैं, जैसा सभी लोग जानते हैं। ठीक है। इतिहास में 3 खंड हैं। एक प्राचीन, ठीक है, दूसरा मध्यकाल, ठीक है, और तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। प्राचीन आप जानते हैं, शुरुआत से, जब से मानव जीवन शुरू हुआ है, लगभग 6500 बीसी से, 6500 मिलियन बीसी से। ठीक है। 6500 मिलियन बीसी से। ठीक है। 6500 मिलियन बीसी से जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है। ठीक है। हम तब से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्लीस्टोनीज क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में भूल गया। इसके बाद हम लोग पाषाण काल के बाद फिर ये क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के बाद फिर हम लोग वेद में आ जाएंगे। ठीक है। आर्यन सेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, ये सारी चीज़ें करते हम लोग कब आएंगे, हम लोग लगभग 712 बीस एसी एडी तक आएंगे। 712 एडी तक। 712 एडी जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन को देखेंगे। प्राचीन को देखने के बाद 712 एडी के बाद हम लोग मध्यकाल को देखेंगे, 712 से लेकर तकरीबन 1707 तक। अब आप कहेंगे सर हमने तो सुना है कि लगभग 1206 से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट है। तो 1206 से जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट है तो 1206 से 1707 तक मध्यकाल आना चाहिए। सही है, उसको ही मध्यकाल कहते हैं। लेकिन मध्यकाल में भी दो डिवीज़न आते हैं। मध्यकाल को भी 2 तरीकों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं पूर्व मध्यकाल, जो मध्यकाल से एक पीछे आता है, एक पहले आता है। पूर्व मध्यकाल जो 712 से लेकर 1206 तक रहे, ठीक है, उसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसी तरीके से आधुनिक के भी एक पहले है, जिसे क्या कहते हैं, पूर्व आधुनिक कहते हैं। ठीक है। प्राचीन, पूर्व मध्य, फिर मध्यकाल, फिर पूर्व आधुनिक, फिर आधुनिक काल। ठीक है। इन 5 तरीकों में क्या किया गया है, पूरे इतिहास को बांटा गया है। ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, हम इस पूर्व इतिहास से स्टार्ट करेंगे, पूर्व आधुनिक से स्टार्ट करेंगे।
अभी हम लोग प्राचीन छोड़ेंगे, अभी हम लोग मध्य छोड़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पूर्व से स्टार्ट करेंगे। पूर्व आधुनिक काल कहाँ से है? अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया। पूर्व आधुनिक काल जैसे हम लोग जानते हैं कि 1707 से स्टार्ट होती है, जब औरंगजेब की डेथ होती है और मुगल काल का पतन होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। ये पूर्व आधुनिक काल तक आता है, कहाँ तक? 1857 तक। फिर 1857 से अब तक ये कहाँ क्या आता है? 1857 से अब तक ये चीज़ें आ जाती हैं आधुनिक काल में, ठीक है। तो समझ में आ गया हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्राचीन पढ़ेंगे, लगभग 6500 मिलियन बीसी से स्टार्टिंग करके हम लोग कहाँ तक आएंगे? हम लोग लगभग 712 तक आएंगे। 712 से 712 से 1206 तक आएंगे हम लोग पूर्व मध्यकाल में। फिर 1206 से 1707 में आएंगे मध्यकाल में। 1707 1857 आएंगे पूर्व आधुनिक काल में। और 1857 से अब तक में हम जो देखेंगे वो क्या है? लगभग आधुनिक काल में। ये मोटी मोटा क्या है? एक आधुनिक काल का एक बांटा गया है, एक इतिहास को बांटा गया है ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। इतिहासकारों ने ये बांटा है, ठीक है। इतिहासकारों ने क्या किया है? इतने खंडों में इसको बांटा गया है, ठीक है, ताकि अध्ययन करने की जो पद्धति है उसको सरल बनाई जा सके, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। अब शुरू करते हैं कि आधुनिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है। भाई ये भी तो है एक कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, लेकिन अब आधुनिक काल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आधुनिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल को भी हम लोग क्या करते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, 4 भागों में, ठीक है। बहुत ही है, 4 भागों में बांटने से क्या होगा ना, बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी का इतिहास, ठीक है, 18वीं सदी का इतिहास। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जब अंग्रेज आए, पहले 18वीं सदी का इतिहास। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको कहाँ तक पढ़ेंगे? 18वीं सदी का जो इतिहास है ये हम लोग प्लासी और बक्सर की युद्ध तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? बक्सर की युद्ध तक, लगभग 1757 तक, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके 3-4 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। लगभग हम लोग क्या करेंगे? जब तक कंपनी की मोनोपोली नहीं आ जाती, लगभग आप प्लासी के युद्ध से क्या होता है कि कंपनी के पास एक अधिकार आ जाता है, कंपनी के पास राइट्स आ जाते हैं दीवानी के, ठीक है। हम लोग तब तक क्या पढ़ेंगे? प्लासी और के युद्ध के तरफ हम लोग 18वीं सदी का इतिहास पढ़ेंगे, लगभग 1757 तक। इसके बाद हम लोग उपनिवेशवाद में चले आएंगे। क्या करेंगे? हम लोग उपनिवेशवाद में चले आएंगे। तो उपनिवेशवाद में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ से दूसरा खंड शुरू होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपनिवेशवाद कहेंगे। जब अंग्रेज़ों ने भारत की तरफ औपनिवेशीकरण क्या किया था? भारत का औपनिवेशीकरण शुरू किया था, ठीक है। हम उपनिवेशवाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। असल में तो प्लासी की युद्ध से ही तो उपनिवेशवाद शुरू हुआ था। इससे पहले तो अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज अपने चाल में थे कि कहीं कुछ ना कुछ अंग्रेज यहाँ से क्या करते थे? व्यापार करते थे भारत से, ठीक है। भारत से जो व्यापार वो करते थे उसमें क्या करते थे? वो वहाँ से धन लाते थे और यहाँ से सामग्रियाँ ले जाते थे, मसाले, सूती वस्त्र, ये सारी चीज़ें। लेकिन अंग्रेज़ों के मन में एक चीज़ें बाद में खटक कर गई कि हम कुछ ऐसा, अंग्रेज़ों के मन में ये आया कि हम कुछ ऐसा सिस्टम अपनाएं, ऐसी पद्धति अपनाएं ताकि हमारा जो पैसा है वो भी भारत देश से निकल जाए, वो भी इसी देश से हमें निकल जाए और हम लोग उसी पैसे से क्या करें? व्यापार कर लें, भारत से ही व्यापार, मतलब यही के पैसे से यही का व्यापार कर लें,
ठीक है, ताकि जो अमेरिका कॉन्टिनेंट से इनका जो सोना आ रहा था यहाँ व्यवसाय के लिए, वो सोना आना बंद हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रॉफिट हो, ठीक है। तो उपनिवेशवाद इसलिए आया। उसके बाद उपनिवेश के बाद तीसरा खंड जो आता है वो आता है राष्ट्रवाद की तरफ। क्या आता है? राष्ट्रवाद की तरफ। 18वीं सदी का इतिहास, उपनिवेशवाद आता है, फिर आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में क्या करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों के इस व्यवहार के नाते, अंग्रेजों के औपनिवेशीकरण के नाते उससे परेशान होकर भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई? जागृत हुई। कैसे भारत के लोगों ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से अंग्रेजों को भगाने के लिए राष्ट्रवादी कदम उठाया गया, जिसमें आंदोलन भी हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको राष्ट्रवाद में बताएंगे। उसके बाद राष्ट्रवाद के बाद जो चौथा खंड है वो हम लोग कह देते हैं कि 1947 के बाद का, मतलब स्वतंत्रता के उपरांत भारत, स्वतंत्रता के बाद का भारत, ठीक। 18वीं सदी का इतिहास, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, फिर 1947 के बाद, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, आज ही से हम लोग शुरू कर देते हैं 18वीं सदी का इतिहास। देखिए एक भी क्लास इधर उधर ना हो, ठीक है, सिस्टम वाइज सारी चीज़ें चलती रहें। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास भी रहेगा, तो जितना हो सकेगा हम लोग टॉपिक कल से शुरू करेंगे, लेकिन उस टॉपिक के अंदर हम लोग आज से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट हमारी सारी आज से हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। एक कहानी टॉपिक टू टॉपिक जोड़ते हुए, ताकि टॉपिक टू टॉपिक जोड़ने से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी चीज़ आदमी फैक्चुअल चीज़ें देखिए बहुत कम याद होती हैं, फैक्चुअल चीज़ बहुत कम। हम ढेर सारे फैक्ट अगर आपको ला कर दे दें तो वो फैक्ट पचाने में बड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम लोग एक कहानी की तरह उसको बांध दें तो उस कहानी के थ्रू आप एक कड़ी पकड़ लेंगे ना, तो सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक। मिटा देता हूँ उसको मैं। अठारहवीं सदी का इतिहास, ठीक है। अच्छा, हम मेन चीज़ कुछ पहलुओं को देख लेते हैं कि 18वीं सदी के इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारा अध्ययन जो है वो किस चीज़ के ऊपर रहेगा। देखिए 18वीं सदी के इतिहास में पहले हम 1707 को देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। यहीं से मुगल काल का पतन भी शुरू हो गया। अभी हम आपको बताएंगे, खाली आप इसको देखते रहिए। यहीं से क्या हुआ, मुगल काल का पतन शुरू हो गया, पतन शुरू हुआ। और मुगल काल से अटैच्ड जो सटे जितने भी क्षेत्रीय राज थे, मुगल काल क्या था, एक केंद्र था जिसके अंडर में सारे स्टेट्स काम करते थे, ठीक है। जो उसके क्षेत्रीय राज थे वो सारे क्या हुए, वो सारे उस मुगल साम्राज्य से अलग होकर अपने खुद का एक व्यक्तिगत एक क्या किया उन्होंने, साम्राज्य बना दिया, अपने खुद का एक क्या किया, राज्य बना दिया, और वहाँ के क्या हो गए, नवाब बनकर बैठ गए, ठीक है। नवाब जो हैं वो क्या हो गए, वहाँ पर अपना बनकर बैठ गए। जैसे क्या था, अभी तक वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे थे मुगल जो बादशाह के अंडर में, वो बेसिकली कौन थे, दो लोग थे जो सबसे ऊंचा पद जिनका होता था, एक दीवानी, एक सूबेदार, ठीक है। दीवानी सूबेदार ये सबसे ऊंचे लोग होते थे, ऊंचे पद पे होते थे। तो दीवानी और सूबेदार ये एक अलग राज्य में, दीवानी टैक्स क्या कर, दीवानी क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और फौजदारी वाला काम जो करते थे वो सूबेदार करते थे। तो दीवानी का काम जो है वो एक बंदे को दे दिया जाता था एक राज्य में, और सूबेदार का काम दे दिया जाता था उसी राज्य में किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते थे, मुगल बादशाह को रिपोर्ट पेश करते थे, ठीक है। रिपोर्ट क्या करते थे, पेश करते थे, पैसा ले जाकर मुगल बादशाह को देते थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ औरंगजेब की नीतियों में, औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल काल अब उस
स्टेज पर रही या उस जैसा ताकतवर रही हैं जिस जैसा ताकतवर वो पहले के समय में था। ठीक है, ताकतवर न रहने का कारण देखिए क्या होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी कुछ नीतियाँ भी होती हैं कि उन्होंने ऐसी नीतियाँ बना दी जिस नीतियों से खुद वो, उनकी प्रजा, देखिए कोई भी जो बादशाह होता है उसकी नीतियों पर, उनकी प्रजाओं पर क्या होता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप क्या नीति बना रहे हैं उससे प्रजा जो है आपकी संतुष्ट है, खुश है कि नहीं, ये बहुत चीज़ होता है आपकी। उसमें नीतियों में भी कई चीज़ है, आपकी सामाजिक नीति कैसी है, आपकी आर्थिक नीति कैसी है, ठीक है, आपकी राजनीतिक नीति कैसी है, ये सारी चीज़ों पर क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है प्रजा पर। तो नीतियाँ उनकी जो हैं वो अलग आने लगी, उनकी नीतियाँ जो हैं वो प्रजा के विरुद्ध हमेशा रहती थी औरंगजेब की। ठीक है, कुछ नीतियाँ औरंगजेब ने भी अच्छी बनाई, लेकिन अधिकांश नीतियाँ उनकी जो थी वो प्रजा के खिलाफ थी। ठीक है, प्रजा के खिलाफ न होने के कारण उनकी अपने घर में भी खिलाफ थी। मतलब अपने पिता को उन्होंने क्या किया था, जेल में डाल दिया था, अपने भाइयों की उन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऐसी जब चीज़ें किसी बादशाह के अंदर होगी तो जाहिर सी बात है कि उस काल का, उस साम्राज्य का पतन होना तो निश्चित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे था कि दीवानी और सूबेदार, तो ये जो दीवानी सूबेदार, जब ये दोनों एक हो जाएं, किसी राज्य को आज़ाद करा दे, दीवानी और सूबेदार, ये दोनों पावर अगर एक व्यक्ति में आ जाए और वो व्यक्ति उस राज्य को क्या कर दे, उस राज्य को आज़ाद करा दे, तो वो अपने आप को एक टाइटल देता था जिसे कहते थे नवाब। अगर एक बंदा दीवानी और सूबेदारी दोनों का काम देख रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, नवाब कहते थे। ठीक है, वो बंदा क्या करता था, अपने आप को नवाब घोषित कर देता था। ठीक है, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा है इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं। थोड़ा सा बड़ा करके मिटाता हूँ तो सब मिट जाते हैं। ठीक, अब इसको छोटा, अब हम लोग दूसरा क्या आता है कि मुगल काल का पतन था। दूसरा क्या आता है कि मुगल काल के ही समय में मराठे भी अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य भी अस्तित्व में आने लगा था, लेकिन मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य के बाद ही आया था। ऐसा, मुगल साम्राज्य के ठीक बाद मराठा साम्राज्य अस्तित्व में आने लगा था, लेकिन मराठा साम्राज्य अपने उस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य की तुलना में, मतलब मुगल साम्राज्य के जितना स्थापित करने में विफल हो गया था। मतलब उसका वर्चस्व उतना नहीं था जितना मुगल साम्राज्य का था। उसकी भी कुछ अपनी नीतियाँ थी, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जो मराठा साम्राज्य की ऐसी कि उसको मुगल साम्राज्य तक लाने में असफल हो गई। उनकी नीतियाँ ही असफल हो, कुछ ऐसे कानून बने, ज़मीनें होने के बावजूद भी वो उस पर खेती नहीं करते थे। वो दो तरीके के टैक्स को वो कलेक्ट करते थे, उसी से उनका राजपाट साम्राज्य चलता था। ठीक है, ये दो तरीके के जो टैक्स है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक, तीसरा है कि 18वीं सदी के, मैं इसमें लिख देता हूँ, मराठे जो हैं वो मुगल साम्राज्य को विस्थापित नहीं कर सके, मतलब मुगल साम्राज्य को टक्कर नहीं दे पाए। मराठे जो है वो मुगल साम्राज्य को टक्कर नहीं दे पाए।
नहीं दे पाए। ठीक है। फिर तीसरा इसमें आता है, मैं आपको बता दूं तीसरा क्या है, कि 18वीं सदी के जो पूर्वार्ध का काल है, 18वीं सदी का मतलब 50 के पहले का काल है, उसमें ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। वो काल, कुछ लोग ये मानते हैं कि पूर्वार्ध का जो काल है उसको मुगल काल का, वो बेसिकली क्या है, वो मुगल काल के पतन का काल है। ठीक है, वो मुगल काल के पतन का काल है। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या सचमुच मुगल काल का वो पतन का काल है, या उसमें थोड़ी बहुत उन्नति या अवनति का काल उसे माना जा सकता है। उसमें थोड़ी बहुत नई संभावनाएं कुछ ऐसी हैं कि जो, या कुछ ऐसी उन्नतियां उसमें हुई हैं जिनको देखना चाहिए, जिनको परखना चाहिए, जिनको कंपेयर करना चाहिए कि सच में ये पतन का काल है या कुछ उन्नतियां इस काल में हुई हैं। ठीक है, तो हम इस बारे में भी क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। कि पहले ये देखते हैं कि जो मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात, कि मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ, उसके बाद जो क्षेत्रीय राज्य अलग अलग हुए। मैंने आपको क्या बताया कि पतन हुआ, पतन के बाद छोटे छोटे राज्य बनने लगे। राज्य कैसे बने, कि जिस राज्य में सूबेदारी और दीवानी का कार्य जो लोग सूबेदार और दीवानी का काम देखते थे, जो अधिकारी देखते थे, उन्होंने उस राज्य को क्या किया, खुद ही उस पर अपना खुद का कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उस पर खुद का अधिकार उन्होंने जमा लिया और अपने आप को क्या किया, वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कमज़ोरियाँ हैं। अगर मुगल काल कमज़ोर होने का मतलब कि उसकी सैन्य शक्ति भी कमज़ोर हो गई, क्योंकि सैन्य शक्ति अगर ताकतवर है तो किसी दूसरे राज्य को वो राज्य स्वतंत्र कराना बहुत मुश्किल की बात होती। ठीक है, अगर केंद्र की शक्तियाँ ही अगर केंद्र खुद सैन्य शक्तियाँ हैं केंद्र की ताकतवर है, तो किसी राज्य को खुद आज़ाद कराना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर सैन्य शक्तियाँ उसकी कमज़ोर हो जाए, ठीक है, उसकी और भी नीतियाँ कमज़ोर हो जाएं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य जब चाहे उस देश से अलग हो सकता है। ठीक है, वही हाल तब हुआ जब इनका विघटन हुआ। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके के राज्य बने। जब इनका विघटन हुआ तो 3 तरीके के राज्य बने। एक राज्य बने उत्तराधिकारी राज्य, एक बने उत्तराधिकारी राज्य। पहले उत्तराधिकारी राज्य हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो संस्थापक हैं, ये मैंने आपको अभी बताया कि पुराने मुगल अधिकारी थे। ठीक है, इन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाकर जो हुआ वो अपने राज्य को क्या किया, स्वतंत्र करा लिया। सबसे पहला इसमें आता है बंगाल। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें बंगाल। बंगाल क्या था, बंगाल के जो संस्थापक थे वो मुर्शीद कुली खान थे। बंगाल के संस्थापक कौन थे, एक मिनट, इसको मैं सही से लिख दूं। मुर्शीद कुली खान थे। ठीक है, उत्तराधिकारी में सबसे पहले बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुर्शीद कुली खान। ठीक है, इन्हें बंगाल के दीवान के पद पर क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर क्या किया था, अपने आप को सूबेदार का पद भी ग्रहण कर लिया था। बंगाल के सूबेदार का भी पद उन्होंने क्या किया, ग्रहण कर लिया, और वहाँ के क्या हो गए, नवाब बन गए, पहले नवाब। ठीक है, उसके बाद 1727 में इनकी डेथ हो गई। 1727 में इनकी डेथ हो गई। 1727 में जब इनकी डेथ हुई तो 1727 में इनका बेटा, ठीक है, अरे इनका बेटा कह रहे हो, इनकी बेटी के दामाद, इनकी बेटी के हस्बैंड, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, इनकी बेटी के हस्बैंड, दामाद जिसे कहते हैं, जो सुजाउद्दीन थे। ठीक है, सुजाउद्दीन 1707 में क्या हुए, नवाब बन गए। ठीक है, 1727 से 39 तक ये रहे। ठीक है,
1727 से 39 तक। इसके बाद इनके सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज, इनका पुत्र कौन था? सरफराज आ गए। सरफराज 1 साल रहे, 39 से लेकर 40 तक, ठीक है। 40 तक कौन था? सरफराज थे। सरफराज खान को फिर इन सरफराज खान के शासनकाल में एक बंदा था, एक इनके सरफराज मतलब इन्हीं के राज्य में एक बहुत अच्छा काबिल बंदा था, जो इनके राज्य में अधिकारी के ही अधिकारी के ही पद पर नियुक्त था, किसी छोटे अधिकारी के पद पर नियुक्त था, लेकिन उस बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसकी वो मतलब उस इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने सरफराज खान को मारकर खुद क्या हुआ, बंगाल की गद्दी हासिल कर ली। उसका नाम था अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान बहुत भी महत्वाकांक्षी था, वरना किसी इस बात उत्तराधिकारी के नवाब को मारकर खुद गद्दी हड़प लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये 1756 तक शासन किए थे, 40 से 56 तक, ठीक है। हम फिर से बता दें, मुगल उत्तराधिकारी राज्य में सबसे पहला बंगाल थे। बंगाल क्या था? ये डायरेक्ट इस पे जो बादशाह होते थे, जो मुगल काल के बादशाह थे, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी मतलब इन सब राज्यों को अपना उत्तराधिकार दिया था, ठीक है, इसलिए उत्तराधिकारी से कहा जाता था। सबसे पहला बंगाल था, उसके संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे, जो कि दीवानी का काम संभालते थे। बाद में उनकी मृत्यु का फ़ायदा उठाकर इन्होंने क्या किया, सूबेदारी का पद हासिल कर लिया। फिर इनके दामाद सुजाउद्दीन बने, जो 1727 से 39 तक रहे। फिर 39 से 40 1 साल इनका बेटा सरफराज था। उसके बाद सरफराज को मारकर 40 से 56 तक अलीवर्दी खान ने भी कई काम अच्छे अच्छे किए, ठीक है, लेकिन भाई महत्वाकांक्षी थे तो मारकर, उस ज़माने में तो मारकर ही सारी चीज़ें मिलती थी। अगर व्यक्ति किसी न दूसरे को न मारे तो वही कहते हैं ना कि अगर खुद जिंदा रहना हो या शासन चाहिए, अगर राजा बनना हो तो पुराने राजा को मार दो, ठीक है, मारकर आप शासन कर पा सकते हैं, ठीक है। अब एक हम मिटा देते हैं। उत्तराधिकारी राज्य में दूसरा आ जाता है अवध। अवध का मतलब है उत्तर प्रदेश, थोड़ा उत्तर प्रदेश थोड़ा बिहार का पार्ट, ठीक है, पश्चिमी बिहार, ठीक है। अवध 1722 ईस्वी में एक मुग़ल वज़ीर थे, ठीक है, एक मुग़ल वज़ीर थे, इन्होंने सआदत खान नाम था उनका, सआदत खां 1722 में इन्होंने क्या किया था, इसको स्वतंत्र करा दिया था, ठीक है। सआदत खान, इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी सफदरगंज, इनका वो क्या कहते थे, इनका बेटा हुआ, ठीक है। 1722 में ये स्वतंत्र कराया इन्होंने अवध को, ठीक है। 1739 में इनका बेटा क्या था, उनका नाम सफदरजंग इनका बेटा ये बने। सफदरजंग को मुगल वजीर भी कहा जाता था, सफदरजंग को मुगल वजीर भी कहा जाता था, याद रखिएगा। 1939 में सफदरगंज आए। सफदरगंज के कार्यशैली को देखते हुए सफदरगंज को मुगल वजीर भी कहा जाता था। बाद में अवध के नवाब, जब इन्हें अवध का नवाब बनाया गया तो इन्हें मुगल वजीर तो पहले कहा जाता था, बाद में इन्हें नवाब वजीर भी कहा जाता था, कहा गया बाद में नवाब वजीर। पहले ये क्या थे, मुगल वजीर थे, उसके बाद नवाब जब बने तो इन्हें, नवाब का मतलब यही होता है कि दीवानी और वो दोनों एक आदमी के पास आ जाए। तो सआदत खान तो वज़ीर ही थे, लेकिन सफदरगंज जो हैं वो दीवानी और सूबेदारी दोनों का काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो पहले मुगल वज़ीर कहे गए, बाद में नवाब वज़ीर कहे गए, ठीक है। इसके बाद इनके बाद सफदरजंग के बाद इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बने सुजाउद्दौला, ठीक है। इसके पहले बंगाल में सुजाउद्दीन थे, ठीक है। ये कौन है, ये सुजाउद्दौला है, और सिराजुद्दौला अलग है,
कंफ्यूज मत होइएगा, सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला, ये वही सुजाउद्दौला है जो बक्सर के युद्ध में आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। इन्होंने बक्सर के युद्ध में ही ये थे, ठीक है। सॉरी। इसके बाद इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आते हैं, तीसरा जो है वो है हैदराबाद। हैदराबाद, तीसरा क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद के जो संस्थापक थे, आप लोगों ने कभी भी अगर पढ़ा होगा तो नाम सुना होगा, निजाम उल मुल्क थे स्वतंत्र हैदराबाद के संस्थापक, ठीक है। 1722-1724 के बीच में मुगल वज़ीर के पद पे रहे, ये मुगल वज़ीर के पद पे रहे, ठीक है। मुगल वज़ीर पद पे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सारे राज्य एक साथ ही नहीं हुए थे, ठीक है। सारे राज्य अपने अपने समय पर आज़ाद हुए थे। कुछ राज्यों को पहले पता चला और कुछ राज्यों के दिमाग में पहले आया, तो कुछ राज्य पहले स्वतंत्र हो गए, जैसे बंगाल। अवध उसके बाद, अवध उससे अलग हुआ, ठीक है। अवध क्या हुआ? अवध उसके बाद अलग हुआ। हैदराबाद उसके बाद अलग हुआ। तो सब एकदम एक स्टेप बाय स्टेप है, एक साथ ही सब नहीं होते, अलग अलग होते, ठीक है। तो 24 तक मुगल वज़ीर के पद पे रहे, लेकिन फिर वो क्या हुए, 1724 में हैदराबाद चले आए, ठीक है। ये कहाँ थे? ये दरअसल 1722 से 24 के बीच में मुगल वज़ीर के पद पे थे, ठीक है। मुगल वज़ीर के पद पे थे। फिर ये क्या हुए, वहाँ से हैदराबाद चले आए और हैदराबाद में इन्होंने क्या किया, हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बना दिया। दरअसल बात क्या थी कि निज़ामुल उल मुल्क जो है मुगल वज़ीर थे, तो मुगल वज़ीर जो हैं वो केंद्र में हमेशा, मुगल वज़ीर कहाँ रहते थे? ये हमेशा दिल्ली में रहते थे, ठीक है। मुगल वज़ीर बात भी जब आप आगे पढ़ोगे, मैं अभी तो मान लीजिए आपको बता रहा हूँ, अभी आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा कि जो मुगल शासन था, मुगल शासन में ऐसे बहुत सारे बाद में जो रूलर्स आए, उनकी जो व्यक्तिगत जो जो नीतियाँ चल रही थी प्रजा के लिए, या उनके अंदर अपनी अंदर भी जो राजनीति थी, वो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कोई एक पद पे रहता था, उसको मारकर दूसरे आ जाते थे, फिर उसको हराकर तीसरे आ जाते थे। मतलब हम देखें कि औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह जफ़र आए, बहादुर शाह जफ़र ने कुछ समय तक एक अच्छा रूलर, मतलब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र ने अपने वृद्ध अवस्था में उन्हें सिंहासन मिला, और सिंहासन को उन्होंने जितने भी साल, 10 साल, 8-9 साल, 10 साल, इतनी लगभग उन्होंने चलाया था। इतने साल उन्होंने चलाए, सबसे अच्छे मतलब शासक के तौर पर, लास्ट अच्छे शासक के तौर पर उन्हें जाना जा सकता है। इसके बाद राजनीति इतनी हुई दिल्ली के उसके मतलब दिल्ली में कि वहाँ पर हर एक जितने भी अच्छे शासक थे, जो भी मुगल वज़ीर के पद पे थे या कुछ ऐसे पद पे थे, वो उस शासक को, मतलब वहाँ का बादशाह ही इस तरीके का हो गया था, मतलब इस तरीके के लोगों को शासन करने के लिए मिल जाता था। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला को आपको मालूम ही होगा, ठीक है। वो नृत्य के प्रेमी थे, तो नृत्य के प्रेमी जो थे, उनको शासन चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पा गए हैं, बैठे बैठे उनको राजा का सिंहासन मिल गया। तो इससे कुछ लोग ऊब कर, कुछ लोग क्या किए, असंतुष्ट होकर कुछ लोग वहाँ से चले आए, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ही ख़राब चल रहा हो, जब राजा ही ख़राब हो, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? कोई नहीं संभाल सकता। तो 1724 में जो ये सारे अधिकारी, अलग अलग अधिकारी जो लौट कर आए, उसमें से एक निज़ामुल मुल्क थे, जो मुग़ल वज़ीर के पद पे थे, लेकिन 1724 में हैदराबाद चले आए और हैदराबाद को उन्होंने मतलब उसको आज़ाद करा दिया, स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। फिर अब हैदराबाद आज़ाद हो गया, तो प्रशासन इतनी थी कि हैदराबाद को भी देखने नहीं गई, और दूसरी बात सैन्य शक्तियाँ भी कमज़ोर थी। तो फिर से उसको कराने का मतलब कि अगर कोई पावरफुल लीडर
ने किसी राज्य को आज़ाद करा लिया है तो फिर अब केंद्र में इतनी ताकत नहीं बची कि उसको आज़ाद करा दे, फिर से अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग करके उसको आज़ाद करा लिया जाए। ठीक है। दूसरा है विद्रोही राज्य। अब ये उत्तराधिकारी राज्य थे। ठीक है। दूसरा है विद्रोही राज्य। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था तो भी मैंने उत्तराधिकारी राज्य आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विद्रोही राज्य बताऊंगा। ठीक है, विद्रोही राज्य बताऊंगा। मैं नाम आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। जैसे सिख मुगल में कभी नहीं थे, सिख राज्य। ठीक है। उसके बाद मराठा कभी नहीं थे। ठीक है, मराठा विद्रोही राज्य में थे। तो जाट ये एक विद्रोही राज्य में थे। ठीक है। तो सिख, मराठा, जाट, एक और थे अफगान, शायद अफगान, रुहेल अफगान। ये तो दरअसल जब बादशाह का रूल था, जब मुगल शासन चल रही थी, तो सारे राज्य जो थे वो सारे राज्य मुगल के पक्ष में ही नहीं थे। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो मुगल के हमेशा विपक्ष में भी खड़े रहते थे। सिख, मराठा, जाट, अफगान ये सब हमेशा मुगल के विपक्ष में खड़े रहते थे। ठीक है। इनकी हमेशा मुगल से क्या होती थी, तू मैं हमेशा होती रहती थी। ठीक है। इसके बाद एक कुछ ऐसे राज्य थे जो इन सब की परिधियों के बाहर आते थे, मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। जो मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर आते थे, ना मुगल साम्राज्य वहाँ तक कभी जाता था, ना उनसे कोई मतलब भेंट मुलाकात या कुछ ऐसी टकराहट होती ही थी। ठीक है। सबसे पहला विद्रोही राज्य था। विद्रोही राज्य के बाद परिधि के बाहर, मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर। मुगल साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर, अधिकार क्षेत्र या परिधि के बाहर कह सकते हैं कि जितनी दूर उसकी परिधि है उस अधिकार क्षेत्र के बाहर कह सकते हैं, क्षेत्र के बाहर। ठीक है। इसमें मैसूर नाम आपने सुना ही होगा, अभी आगे सुनेंगे, टीपू सुल्तान। फिर एक त्रावणकोर है, श्रावणकोर कह सकते हैं, श्रावणकोर, राम वर्मा, और एक केरल के पास ये है क्षेत्र, मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के अधीन ये पूरा स्थापित हुआ था। इनका नाम बहुत ही फेमस है, श्रावणकोर के राजा। इन्होंने क्या किया था, डचों को मार के भगाया था। बाकी तो पुर्तगीज़ फ्रेंच जब गए थे, लेकिन डचों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ने का श्रेय इन्हीं श्रावणकोर के ही राजा को जाता है, मार्तंड वर्मा को। ठीक है। और एक है कालीकट। वैसे कालीकट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैसूर और श्रावणकोर ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कालीकट में बेसिकली जमोरिन की सत्ता थी। ठीक है। जमोरिन की सत्ता थी, मैं आपको बताऊंगा जमोरिन क्या है। ठीक है। जमोरिन एक तरीके से कृषि लोग थे जो कालीकट में रहते थे। ठीक है। एक कृषि किसान लोग थे। तो राज्य में विदेश व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ पर जमोरिन उगाते थे, मसाला था, ये सारी चीज़ें वहाँ पैदा होती थी। ठीक है। बाद में उन अंग्रेज़ों से उन्होंने परेशान होकर क्या किया था, उन्होंने बाद में युद्ध किया था। ठीक है, जमोरिन ने। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगेगा आपको आप क्या करिएगा, ये तीनों चीज़ें अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये तीनों चीज़ें आप करिएगा। ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, पढ़ने के लिए।